So hello guys, welcome back to my channel. My name is Akash, a CA final student, and today I am going to talk about SPOM Set A, its preparation कैसे करनी चाहिए and मैंने भी recently clear किया है अपना SPOM Set A and as rightly said इसका difficulty बहुत बढ़ गया है with time and today मैं बताने वाला हूँ कि how you can prepare, what are the important topics you can cover एंड अलॉन्ग विद दैट आज मेरे पेपर में जो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आए थे उनको भी डिस्कस करने वाला हूँ. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन तो मैं कहूँगा मेजरली इट हैज़ गॉट 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज़ दैट द अदर लॉज जो जिसका कि वेटेज अराउंड 30-40% है. देन सेबी 20% एंड रेस्ट ऑफ इट इज़ कॉर्पोरेट लॉ. तो मेजर फोकस हमारा होना चाहिए फेमा, FCRA एक्ट एंड IBC. इसमें से 30 मार्क्स नॉन नेगोशिएबल है, आपको कवर करना ही चाहिए एंड इट्स क्वाइट स्कोरिंग ऑल्सो. एंड देन सेबी 20 मार्क्स फ्लैट ऑन, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे. पेनल्टीज, देन ICDR के क्वेश्चंस, देन अबाउट द डायरेक्टर्स, दोज लिमिट्स एंड ऑल यू हैव टू लर्न देम एंड यू कैन डायरेक्टली लर्न देम एंड पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं. बट मेन फोकस जहाँ पे मुश्किल क्रिएट कर रही है दैट इज़ दी कंपनीज एक्ट पार्ट. तो उधर बहुत ही डिटेल्स में पूछ रहे हैं. पेनल्टीज भी बहुत डिटेल्स में जाकर पूछे जा रही है, अंदर अंदर से पूछ रहे हैं. इंटीग्रिटीज पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो वी हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एंड उसमें भी हमें फोकस करना चाहिए मेजरली ऑन द डायरेक्टर चैप्टर जिसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है. अगर लक अच्छा हुआ 12 नंबर तक के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. आफ्टर दैट वाइंडिंग अप से भी 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जा रहे हैं. एंड रेस्ट ऑफ द बैलेंस जो चैप्टर्स है उनमें से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. मिसलेनियस, वन मोर थिंग, मिसलेनियस से भी बहुत टॉपिक्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अराउंड 10 to 12 मार्क्स लाइक रजिस्टर वैल्यूअर्स एंड द रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी. पहले हम फोकस करते थे निधि एंडोरमेंट बट अभी ICI भी बहुत चालाक हो गई है तो वो इन क्वेश्चंस को नहीं दे रही है. अभी वो फोकस कर रहे हैं रजिस्टर वैल्यूअर्स पे. देन उसके बाद दिस रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, इन सब पे बहुत फोकस किया जा रहा है. पर्सनली मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था इस अटेम्प्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से बहुत कुछ सीखा कि वेयर शुड आई फोकस, विच चैप्टर्स शुड आई लुक अपॉन. एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस कि आज मेरे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए सो दैट यू कैन गेट अ आइडिया. एंड इफ बाय गॉड ग्रेस सेम क्वेश्चंस भी आ जाए देन डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस. सो मैंने लिस्ट बना रखी है अपने पास, मेरे पास लिस्ट है, मैंने मतलब आते ही लिख लिया था सब क्वेश्चंस ताकि मैं भूल ना जाऊँ. सो जो पहला क्वेश्चन आया था वो था सेबी ICDR से कि एलिजिबिलिटी ऑफ IPO के कुछ कंडीशंस दिए हैं एलिजिबल होने के लिए, तो वो सब दिए हुए हैं. तो आपको उसमें से ही वो बस आपको पता होना चाहिए क्या एलिजिबिलिटी है IPO की. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए कैपिटल होल्डिंग पे एंड उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो क्या रिस्ट्रिक्शन, कितने मंथ्स का रिस्ट्रिक्शन है. तो इसका आंसर आई गेस इट वॉज 20% एंड 18 मंथ्स. आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो. ओके, सो जस्ट आई एम टेलिंग द क्वेश्चन, आंसर मैं नहीं बोल रहा क्योंकि आंसर आई ऑल्सो डोंट नो वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट. देन उसके बाद आया था एक NCLT विच ऑर्डर कैन इट पास. So it was there was that it can pass final order, not the interim order. Something was like there in the option. You have to take one of them. Then it was, I know this one. Fourth question आया था कि what was the period for rectification of order passed by NCLT? So it should be within 2 years. Okay, 2 years was the answer. Then fifth question was that reappointment of CFO for second term कितने पीरियड के अंदर हो जाना चाहिए. तो लाइक बहुत सारे इसमें मतलब बहुत बड़ी सी एक केस स्टडी बना कर दी थी. तो उसमें एक जो CFO था उसका रीअपॉइंटमेंट हुआ था तो उसने अराउंड आई गेस 6 मंथ्स के अंदर किया था. तो वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वही पूछा गया था इसमें. देन उसके बाद 6th क्वेश्चन वॉज अबाउट द मैनेजरियल रेन्यूमरेशन. मैनेजरियल रेन्यूमरेशन में था कि MD है, WTD है एंड देयर वॉज आई गेस मैनेजर. ओके, सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेन्यूमरेशन कितना दे सकते हैं. सो जब मोर देन 1 पर्सन हो एंड हमारे पास अदर्स भी हो तो अदर्स को 1% देते थे और इनको 10%. तो इट वॉज द आंसर. देन उसके बाद फेमा के 4 क्वेश्चन आए थे.
तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज अराउंड इट वाज अ टेस्ट ऑफ द लिमिट, रेमिटेंस पे कितना लिमिट है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 8 क्वेश्चन में दिया था कि फेमा के कमीशन पे लिमिट क्या है, कब हमें आईबीआई का अप्रूवल चाहिए। देन 9 क्वेश्चन में था कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट का, दैट $1 मिलियन वाला पर प्रोजेक्ट वाला जो वो लिमिट था वो टेस्ट हुआ था। देन 10th में उसमें बोला था कि एक पर्सन ने $99,000 का स्पॉन्सरशिप किया है स्पोर्ट्स में, T20 का क्रिकेट था, तो उसमें उनको अप्रूवल लेने की ज़रूरत है कि नहीं, अगर लेने की ज़रूरत है तो किस अथॉरिटी से लेनी है। तो इस बार आंसर होता है नो अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज लिमिट वॉज $1 लाख। देन उसके बाद था 11, 12, 13, 14, ये 5 क्वेश्चन थे हमारे सेबी से अगेन। सेबी के 2 पेनल्टीज पूछी गई थी, 15C फेल टू रिड्रेस दी ग्रीवेंसेस विद इन द टाइम, एंड देन 12th क्वेश्चन वाज अबाउट इनसाइडर ट्रेडिंग, उस पर क्या पेनल्टी लगेगी। उसका 13 क्वेश्चन था अगर एग्री पर्सन ने सैट के पास कितने दिन के अंदर जा सकते हैं और सैट को कितने दिन के अंदर केस को डिस्पोज ऑफ करना है, तो इट वॉज 45 days एंड 6 months। देन 14 में रिटर्न एंड स्टेटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कितने दिन के अंदर हम फाइल कर सकते हैं, ये हमें बताना था। उसके बाद टाइम लिमिट क्या है जहाँ के हम रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड टू दी पार्लियामेंट को, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। इतना मेरे को अच्छे से याद नहीं है कोई क्या क्वेश्चन था। उसके बाद 16 क्वेश्चन ये डायरेक्टर के ऊपर था, इसमें एक बहुत लंबी चौड़ी डायरेक्टर्स के लिस्ट दिया हुआ था, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, देन नॉमिनी डायरेक्टर, देन वुमेन डायरेक्टर, ऐसे करके बहुत सारे लिस्ट दिया हुआ था। तो उसके अंदर हमें बताना था कि कितने डायरेक्टर्स हमारे एलिजिबल है रिटायर होने के लिए। एंड नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन था 17 क्वेश्चन था कि कितने डायरेक्टर्स रिटायर होंगे इस टर्म में। उसके बाद था मैक्सिमम टर्म क्या होनी चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। आफ्टर दैट एक वुमेन डायरेक्टर के ऊपर वही उसके स्टडी में ही था कि पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर की लिमिट्स दी हुई थी, तो उस कंपनी अनलिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है या नहीं करना है ये बताना था हमें। तो इट वाज क्वाइट इजी मैनेजेबल क्वेश्चन अगर हम पढ़ कर जाएंगे तो। उसके बाद हमारे पास आया था वाइंडिंग अप वाले चैप्टर से। वाइंडिंग अप में कौन से केसेस में वाइंड अप कर सकते हैं ट्रिब्यूनल, ये क्वेश्चन था 20 क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन था कि कितने डेज के अंदर लिक्विडेटर हमारा अपॉइंट हो जाना चाहिए ट्राइब्यूनल के द्वारा। उसके बाद 22 क्वेश्चन था कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी था बट बहुत ट्रिकी पूछ लिया था उन्होंने, ट्रिकी वे में पूछा था। टू लाइबिलिटी फॉर नॉट गिविंग बुक्स टू लिक्विडेटर की पेनल्टी क्या है। तो पेनल्टी तो इजी थी कि जेल होनी चाहिए, फाइन होनी चाहिए, बट वो अप टू ऐसे करके उन्होंने इतना उसको कन्फ्यूज मतलब इतना घुमा दिया था ऑप्शंस को कि सारे ऑप्शन सेम लग रहे थे। तो इसमें ये भी पता चलता है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें मे, शैल, इन वर्ड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इनमें भी हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देन 23rd क्वेश्चन में आया था कि हु विल नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट, इसका आंसर था रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। देन 25th क्वेश्चन वाज अराउंड लोन जो कि सब्सिडी कंपनी को हमने दिया था, एज सच एक केस स्टडी था, तो मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं है, ऐसे ही कुछ था। देन 25th वाज की लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम 2 लेयर से ज़्यादा में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर एक वही उसी केस स्टडी में कंटिन्यूशन में लिखा था, तो इसके ऊपर ये फॉलोअप क्वेश्चन था। देन 26, 27, 28 ये तीनों थे आईबीसी से। तो आईबीसी में एक केस स्टडी दिया था कि उसमें दिया हुआ था कि कॉर्पोरेट डेटर क्या प्राइमरी डिफेंस करेगा। सो इसमें कुछ था कि ड्यू टू डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, ऐसे कुछ एक ऑप्शन था, मेरे को वही सही आंसर लग रहा था तो मैंने टिक किया। उसके बाद लिमिट क्या है आईबीसी के चैप्टर में, कब हम इनिशिएट कर सकते हैं, तो 1 करोड़ वॉज द आंसर। देन अगर किसी ने प्रूफ ऑफ पेमेंट दिया हुआ है क्रेडिटर को, कितने दिन के अंदर नोटिफाई हो जाना चाहिए, ये 28th क्वेश्चन था। देन 29th में होना चाहिए कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू रन द ऑपरेशन एक बार लिक्विडेशन में जाने के बाद, इसका आईआरपी आंसर था। देन 30 पे ये भी आईबीसी का ही क्वेश्चन है। 30 पे 2 प्लान्स थे कि एबीसी का प्लान था और सीआईआरपी प्लान था और एक पीक्यूआर का सीआईपी प्लान था। तो एबीसी को 68% मिले थे और पीक्यूआर को 72% मिले थे। तो एज सच दोनों को ही वोटिंग मिनिमम से तो ज़्यादा ही मिली थी, तो क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ एक ऑप्शंस थे, तो आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना था। देन उसके बाद
फिर बोला था अगर ABC को 65% वोट मिले होते और PQR को 51% वोट मिले होते, दोनों को मेजॉरिटी से कम वोट मिले होते, तो व्हाट विल बी द स्टैंड ऑफ IRP, ये क्वेश्चन था। उसके बाद 32 क्वेश्चन वाज अपॉइंटमेंट ऑफ KMP कैसे होनी चाहिए। देन कैजुअल वैकेंसी ऑफ WTD हो गया था, तो फिल कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए। देन 34 35 ये दोनों थे फेमा के ऊपर। फिर से टाइम लिमिट टू रियलाइज दी FEV इन एक्सपोर्ट, इट वाज 9 months। एंड उसके बाद पेनल्टी क्या होनी चाहिए अगर इन केस यू हैव फेल्ड यू हैव फेल्ड टू फाइल द इम्पोर्ट डिक्लेरेशन, अगर हमने इम्पोर्ट डिक्लेरेशन को फाइल करना भूल गए तो उसमें पेनल्टी क्या है। उसके बाद 36 क्वेश्चन एंड 37 क्वेश्चन ये सब मर्जर स्कीम से अराउंड, एक तो क्रेडिटर का जो मेजॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन था ये, और कितने परसेंट मेंबर्स का वोटिंग चाहिए हमें मर्जर स्कीम को अप्रूव करवाने के लिए। उसके बाद 42 43 ये दोनों थे, 41 42 43 आई एम सॉरी, ये तीनों थे इंस्पेक्शन से। तो इंस्पेक्शन में 206 सबसेक्शन 3 में कब हम नोटिस दे सकते हैं एंड 206 सबसेक्शन 4 में कब नोटिस दे सकते हैं। दोनों सेक्शन के नोटिस अलग अलग कंडीशंस पे दे सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे ही घुमा के बहुत दिया था कि 4 ऑप्शन दे दिए थे, उसमें से 3 करेक्ट थे, 1 इनकरेक्ट था। तो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए ये सेक्शन, तभी हम कर पाएंगे। दैट्स ऑल आई कैन से। देन उसके बाद 44th क्वेश्चन, 45th 46 47 ये चारों थे मिसलेनियस सेक्शन, जिसमें रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी से क्वेश्चन था कि हमने एक बहुत लंबी चौड़ी, इन्होंने केस स्टडीज इनके सच्चे में बहुत लंबे, तो यू शुड हैव द रीडिंग स्किल्स टू स्टडी फास्ट एंड कॉम्प्रीहेंड क्या लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद हम आंसर भी करना है हमें MCQs को, तब जाकर हम पेपर कर सकते हैं। इतना लेंथी नहीं होता, जस्ट दैट कि MCQ का लेंथ इतना बढ़ जाता है कि वी गेट कन्फ्यूज कि इतने सारे कंटेंट आ जाते हैं और केस स्टडी में क्या इतना सब कुछ चल रहा होता है और MCQ में क्या पूछ रहा होता है, रिलेट करने में ही आधा टाइम लग जाता हमारा। तो इसमें बोला गया था कि नोटिस हमने कंपनी को दिया है बट हमने डायरेक्टर्स को नहीं दिया, तो क्या कंटेंशन ऑफ द कंपनी टेनेबल है कि नहीं है। उसके बाद नेम चेंज हुआ है तो तब भी क्या रिमूवल ऑफ नेम हो सकता है कि नहीं, ऐसे करके और 2 क्वेश्चन थे जो मेरे को अच्छे से याद नहीं है। उसके बाद 48 49 50 मेरे में फेकड़ा इतना आया नहीं था इस बार, पर पिछले बार बहुत आया था। तो 48 क्वेश्चन में था FCRM से कि सस्पेंशन जब हो जाता है परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन फंड कितना कर सकते हैं, 25%। इट वॉज द ईजी क्वेश्चन। देन एक्सटेंशन फॉर सस्पेंशन कितना डेज के लिए कर सकते हैं, टोटल कितना हमारा सस्पेंड हो सकता है हमारा सर्टिफिकेट। तो इट वॉज 180 + 180 इज 360 विद एक्सटेंशन वॉज द आंसर। एंड रिवाइज ऑर्डर कैन बी रिक्वेस्टेड टू हुम, किसको हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिवाइज ऑर्डर के लिए, तो इट वॉज सेंट्रल गवर्नमेंट। बट मैंने गलत कर दिया था आंसर, घर आके चेक किया तो दिस क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट टुडे जो मेरे पेपर में आया था। एंड अगर मैं बोलूँ पिछले अटेम्प्ट में मेरे कुछ क्वेश्चंस कवर हुए थे, इट वाज टोटली डिफरेंट। आज जो क्वेश्चन आया था एक भी क्वेश्चन सेम नहीं था। तो पिछले में आया गया था इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन आया था, देन लॉस ऑफ ऑफिस के कारण हम रेम्यूनरेशन में जो चेंजेस, रेम्यूनरेशन कितना देंगे हम डायरेक्टर्स को, वो क्वेश्चन आया था। देन फेमा से क्वेश्चन थे बहुत ही दूर के टॉपिक से मैं बोलूँगा, उसमें था मेरा ECB के को रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ECB का कितना अमाउंट होना चाहिए, MAMP कितना होना चाहिए, ये आए थे। देन उसके बाद आई कैन रिमेंबर इज दैट FCRA से रिटर्न का क्वेश्चन आया था कि रिटर्न कौन से फॉर्म में वाले नहीं, कितने दिनों के अंदर होनी जानी चाहिए। फिर एडमिन एक्सपेंसेस के कुछ कंडीशंस दिए थे, कौन सा एडमिन एक्सपेंस है कि नहीं, ये क्वेश्चन आया था। देन फिर मैं बोलूँ रजिस्टर वैल्यू के ऊपर वो 4 क्वेश्चन आया था कि क्या काम करेगा, कौन अपॉइंट करेगा, पेनल्टी क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आए थे। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको जो भी मैंने क्वेश्चंस बोले आपके पेपर में भी आए एंड एटलीस्ट कुछ हेल्प हो आपको, कि आइडिया मिले कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डू like, comment and subscribe to my channel if you feel that this video is helpful, and this is my first video, to please guys support me. Thank you.